Hello everyone, welcome back to our channel Nivi Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. 60 डे चैलेंज में आज हम स्टार्ट करें एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि इसके वेटेज की बात करें कि सीएसए नेट में इसका वेटेज कितना रहता है तो यहाँ से कम 16 मार्क्स से लेके 32 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक सिंगल चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए। और ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ नेम रिएक्शन वाले पोर्शन को छोड़ के उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको देखने को मिल सकती है। तो नेम रिएक्शन वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पे टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बिल्कुल इजी टॉपिक है। एक बार यदि ध्यान से आप सीखोगे तो आप उन्हें आसानी से अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट पे कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो नेम रिएक्शन हमने नेम रिएक्शन वाले चैप्टर में कंप्लीट कर ली है। जिस किसी ने भी नहीं देखी है वो वहाँ जाके देख सकते हैं। और बाकी यदि यहाँ पे हम PYQ सोल्व करेंगे एंड में तो वहाँ जब नेम रिएक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो एक बार क्वेश्चन के साथ फिर से उन सबको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये होगा हमारे लिए बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन, यानी कि मेटल और कार्बन के बीच में यदि बॉन्ड प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, उस कंपाउंड को हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कोई कंपाउंड हमारे पास है, उस कंपाउंड में मेटल और कार्बन के बीच में यदि बॉन्ड देखने को मिल रहा है आपको तो वो होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बट हमेशा ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं है। देखो हमारे पास एक कंपाउंड है NaCN, सोडियम साइनाइड, ये कंपाउंड है। यहाँ पे देखो ओपन करके लिखे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सोडियम मेटल है और ये हमारे पास कार्बन, मेटल और कार्बन के बीच में है बॉन्ड। यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो क्या है, कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा? नहीं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होता। तो कोई भी कंपाउंड है यदि कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बट हमेशा ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं है। कुछ कुछ कंपाउंड यानी कि ऐसे होंगे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होंगे बट वहां पे हमारे पास है मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन केस केमिस्ट्री में होते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे मेटल की, कि यहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है। तो मेटल कौन कौन सी हो सकते हैं वो देखो। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे पहले S और P ब्लॉक की बात करेंगे। S और P ब्लॉक की जो मेटल है वो यहाँ पे हो सकती है। सेकेंड यहाँ पे D ब्लॉक की मेटल्स हो सकती हैं, S P ब्लॉक की मेटल्स हो सकती है, D ब्लॉक की मेटल हो सकती है और F ब्लॉक की मेटल्स भी यहाँ पे हो सकती हैं। तीनों टाइप की मेटल यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं। S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। D ब्लॉक के हो जाएंगे ट्रांजिशन, D ब्लॉक मेटल्स होंगे ट्रांजिशन मेटल्स। F ब्लॉक की हो जाएंगी इनर ट्रांजिशन मेटल, या फिर हम कहें एक्टिनोइड और लेंथेनोइड, ये मेटल्स होंगे हमारे पास। ये तीनों टाइप के मेटल्स होंगे SP ब्लॉक के, यानी कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स, या फिर ट्रांजिशन मेटल, या फिर इनर ट्रांजिशन मेटल। ये तीनों टाइप की मेटल यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल देखेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स की। मेन ग्रुप मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहले है RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पे R हमारे पास कोई एल्काइल एराइल ग्रुप हो सकता है। मान लीजिए हमने ले लिया CH3MgX, हमारे पास ले लिया हमने कोई हैलाइड ग्रुप। ठीक है, CH3MgCl। तो यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कुछ इस टाइप का बॉन्ड दिखेगा आपको, MgHCl। तो कार्बन और मेटल के बीच में, मेटल हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है जो S ब्लॉक की मेटल है मेन ग्रुप की। तो ये पूरा कंपाउंड हमारा क्या होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ए मेन ग्रुप एलिमेंट्स की।
मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा हमारा RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड हम बात करें मेन ग्रुप के ही R2CuLi, R2CuLi ये होगा गिलमन रिएजेंट। यहाँ पे भी मेटल, और मेटल कौन से, देखो मेटल दोनों यहाँ पे कॉपर और लिथियम, तो यहाँ पे लिथियम और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो तो होगा हमारा मेन ग्रुप एलिमेंट्स का, और जो कॉपर और आर यानी कि यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा, फिर कॉपर हमारे किस में आएगा, ट्रांजिशन मेटल में, तो ये ट्रांजिशन मेटल का भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, और साथ में मेन ग्रुप एलिमेंट्स का भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। क्लियर यहाँ तक। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें RLi, R यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप होगा, जैसे कि CH3Li हो सकता है, ब्यूटाइल लिथियम हो सकता है, ब्यूटाइल लिथियम में भी N ब्यूटाइल लिथियम हो सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम हो सकता है, और टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, CH3Li, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन लिथियम मेटल है, कार्बन और लिथियम यानी कि कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन है, तो ये कंपाउंड होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये तो हमने बात की है मेन ग्रुप एलिमेंट की। मेन ग्रुप एलिमेंट का जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा डाइकेकोडाइल, डाइकेकोडाइल। ये होगा हमारे पास आर्सेनिक, ऑक्सीजन, आर्सेनिक, CH3 और CH3, ये होगा डाइकेकोडाइल। डाइकेकोडाइल क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा मेन ग्रुप एलिमेंट्स का, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। क्लियर यहां तक। यहां पे हमने बात की है कार्बन और मेटल में, मेटल हमने ली है मेन ग्रुप एलिमेंट्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे ट्रांजिशन मेटल की, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। सबसे पहले R2CuLi, ठीक है, कॉपर हमारी यहां पे होगी ट्रांजिशन मेटल, और कॉपर और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो होगा क्या, हमारा कार्बन और मेटल का बॉन्ड हो जाएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा जो कि होगा ट्रांजिशन मेटल का। क्लियर यहां तक। सेकेंड हम बात करें Pt पैलेटिनम, Cl3C2H4 पॉजिटिव नेगेटिव, ये होगा हमारे पास यहाँ पे जेड साल्ट, और यहाँ पे भी प्लेटिनम और यहाँ पे जो कार्बन है इसके बीच का जो बॉन्ड होगा, इसी की वजह से ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा ट्रांजिशन मेटल के लिए। प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ है 3 तो क्लोरीन हमारे पास, और एक हमारे पास होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये होगा हमारे पास। क्लियर यहां तक सबको। तो यहाँ पे ये हमारे पास मेटल है, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड हमारे पास होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो भी किसका, ट्रांजिशन मेटल की बात करें यहाँ पे। नेक्स्ट होगा हमारे पास RHPPH3 होल थ्राइस Cl, विल्किंसन रिएजेंट, विल्किंसन रिएजेंट, ठीक है, विल्किंसन रिएजेंट। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पे हमारे पास ये होगा रेनियम ट्रांजिशन मेटल होगा। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास होगा यहाँ पे, और देख ले यदि हम ट्रांजिशन मेटल की ही, तो निकेल कार्बोनिल का 4, ये भी हमारे पास क्या होगा, निकेल कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोनिल, निकेल हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन और निकेल के बीच में क्या है,
बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ए इनर ट्रांजिशन मेटल, तो इसका एग्जांपल देखो, यूरिनोसिन। यूरिनोसिन इसमें होगा हमारे पास यूरेनियम, ये होगा, ये है यूरिनोसिन। यहाँ पे यूरेनियम, यूरेनियम होगा एक्टिनोइड मेटल। एक्टिनोइड मेटल और यहाँ पे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, एक्टिनोइड और एक्टिनोइड की मेटल है, साथ में कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन है, तो ये वाला जो कंपाउंड होगा ये होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ए इनर ट्रांजिशन मेटल। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के हैं। डिफरेंट हमारे पास मेटल है, यहाँ पे मेन ग्रुप की मेटल देख ली, ट्रांजिशन मेटल देख ली और इनर ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास, अच्छा जैसे हमने मेन ग्रुप की बात की थी कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स का जो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो तो हमारे पास था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ए मेन ग्रुप एलिमेंट्स, वो हमारे पास था डाइकैकोडाइल। एंड फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल, वो होगा जेसाल्ट। ये याद रखना, ठीक है। ये पूछ सकते हैं हम, डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकते हैं ये, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक यदि हम बात करें तो देखो, हम बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिफरेंट के बारे में हमने बात की है, इनका यूज कहाँ पे हम कर सकते हैं, तो इनके एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फर्स्ट एप्लीकेशन होगी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज ए रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम एज ए रिएजेंट भी यूज करते हैं। फर्स्ट RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड होगा हमारे पास R2CuLi गिलमन्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमन्स रिएजेंट। नेक्स्ट होगा RLi में हमारे पास होगा N ब्यूटाइल लिथियम, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम एंड टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम। ये भी एज ए रिएजेंट यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। और ये होंगे ऑर्गेनोलिथियम, ये हो जाएगा ऑर्गेनो कॉपर। क्लियर यहां तक सबको। अब हम बात करें नेक्स्ट एप्लीकेशन की, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज ए कैटलिस्ट। रिएजेंट की तरह भी वर्क करेगा, कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करेगा। कैटलिस्ट में कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के, तो फर्स्ट एग्जाम्पल रहने वाला है RHPPH3 का होल थ्राइस Cl, विल्किंसन रिएजेंट। विल्किंसन रिएजेंट एज ए कैटलिस्ट यूज होगा, ये करेगा हाइड्रोजिनेशन, ये करवाएगा हाइड्रोजिनेशन। विल्किंसन रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा और ये एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होगा और ये करवाएगा हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट होगा हमारे पास RHCO होल ट्वाइस I2 नेगेटिव। एंड थर्ड होगा हमारे पास इरिडियम CO, ये कार्बन है, होल ट्वाइस I2 और नेगेटिव। ये दोनों होंगे यहाँ पे, देखो दोनों ही यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज होंगे और ये करवाते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल कार्बोनाइलेशन, मिथेनॉल कार्बोनाइलेशन। क्लियर यहाँ तक है। ये यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिएजेंट की तरह वर्क भी करते हैं, कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करते हैं।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज ए ड्रग भी यूज किया जाता है। थर्ड एप्लीकेशन होगी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज ए ड्रग। ड्रग्स की फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट हमारे पास होगी यहाँ पे एंटी कैंसर एजेंट, एंड सेकेंड होगा एंटी मलेरियल एजेंट। यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ पे एज ए ड्रग भी यूज होंगे, एंटी कैंसर के लिए फॉर्म यूज होते हैं, और यहाँ पे एंटी मलेरियल। एंटी कैंसर में कौन सा होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो देखो प्लेटिनम CCl, क्लोरीन होगा Cl, और यहाँ पे हमारे पास होगा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ठीक है, ये होगा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है। ठीक है, बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल डाइक्लोरोप्लेटिनम, ये IUPAC नेम है इस कंपाउंड का, ये है IUPAC नेम, और इसका यूज यहाँ पे एज ए ड्रग यूज किया जाएगा। जहाँ कहाँ पे यूज होगा ये एंटी कैंसर की फॉर्म में। और एंटी मलेरियल में होगा हमारे पास फेरोक्विन एज ए ड्रग यहाँ पे यूज होगा एंटी मलेरियल एजेंट की फॉर्म में। तो इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है फेरोसिन प्लस क्विनोन। तो यहाँ पे फेरोसिन का स्ट्रक्चर होता है, ये तो है फेरोसिन का। अब हमें बात करनी है क्विनोन की, NH, ये होगा क्विनोन का स्ट्रक्चर। CH2N मिथाइल और मिथाइल, यहाँ पे भी है CH2NH। ठीक है, ये होगा फेरोक्विन। तो ये हमारे पास दोनों क्या होंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ पे एज ए ड्रग के लिए भी यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे मेटल हमारे पास प्लेटिनम है, और प्लेटिनम का कार्बन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन है। यहाँ पे भी मेटल है, और मेटल कार्बन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। यदि किसी कंपाउंड में मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसका यूज उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एप्लीकेशन के बारे में बात की है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ पे हम एज ए ड्रग यूज कर सकते हैं, एज ए रिएजेंट यूज करते हैं, और एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है हेप्टेसिटी। हेप्टेसिटी क्या होगा वो देखो, हेप्टेसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा से। हेप्टेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे ईटा से। हेप्टेसिटी का मतलब क्या है वो देखो, नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड अटैच टू द मेटल। यहां पे क्या है देखो, मेटल से कितने डोनर एटम लीजन के अटैच हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और उनको हम कहेंगे हेप्टेसिटी। यहाँ पे देखो मेटल है, मेटल के साथ कितने यहाँ पे डोनर एटम लगे हुए हैं। जितने भी यहाँ पे डोनर एटम लगे होंगे उन्हें हम कहेंगे हेप्टेसिटी, और उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा से। तो कितने टाइप के हो सकते हैं सबके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोहेप्टो लीजन। मोनो यानी कि वन, सिंगल, हेप्टो लीजन यानी कि डोनर एटम, एक ही डोनर एटम होगा, और लीजन यानी कि लीजन का। तो सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ईटा 1 से। 1 का मतलब है कि एक ही डोनर एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे कि M और R। M हमारे पास मेटल है, R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे मेटल कार्बन के साथ अटैच होगा और एक ही डोनर एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि
MCH3 है, ये मान लीजिए। तो यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यानी कि कंपाउंड हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। और यहाँ पे एक ही एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल के साथ, तो कैसा होगा, मोनोहेप्टो लिगेंड होगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो MC डबल बॉन्डेड O, R MC ट्रिपल बॉन्ड N M ये भी क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही के साथ है, बाकी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रखी है। M ये होगा, क्लियर है। तो इस सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये है मोनोहेप्टो लिगेंड के, कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ डोनर एटम है वो सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाईहेप्टो। नेक्स्ट हमारे पास है डाईहेप्टो, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे eta2 से, यानी कि यहाँ पे डोनर एटम 2 रहने वाले हैं। एग्जाम्पल देखो, ये हमारे साथ है, ये है, और यहाँ पे लगा है मेटल। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन यानी कि डोनर एटम यहाँ पे 2 होंगे, डोनर एटम 2 होंगे, तो ये होगा eta2 को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। तो ये होगा डाईहेप्टो। नेक्स्ट हम बात करें ट्राईहेप्टो। ट्राईहेप्टो लिगेंड होगा eta3, यानी कि यहाँ पे डोनर एटम 3 रहने वाले हैं। देखो ये होगा मेटल है, यहाँ पे ये होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो मेटल है एक तो यहाँ से इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है, ये वाला कार्बन, और 2 ये होंगे 1 और 2, टोटल कितने हुए 3। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे eta3 से, क्लियर है। ये देखो यहाँ पे ये हमारे पास है कुछ इस टाइप से, ये हमने सर्कल बनाया है, यानी कि इस टाइप से, यानी कि सारे के सारे यहाँ पे जो कार्बन होंगे वो डोनर एटम होंगे। तो 1 2 3 डोनर एटम है, तो eta3 हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें ये देखो, यहाँ ये हमारे पास कंपाउंड है, तो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे 1 2 3 ये अलग है, ये दोनों कार्बन अलग है, जहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है। ये जो डॉट हमने दिखाया है, तो 1 2 3 डोनर एटम होंगे, इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे eta3 से। और भी हो सकते हैं, ये हमारे पास है, तो ये भी क्या करेगा 1 2 3 ये अलग होंगे, ये इनके साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ ये 3 एटम कर रहे हैं, तो ये होगा eta3। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको, हेप्टिसिटी को। तो ये हमने बात की है ट्राईहेप्टो। अब हम बात करेंगे टेट्राहेप्टो। फोर्थ होगा हमारे पास है टेट्राहेप्टो। टेट्राहेड्रो लिगेंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे eta4 से, यानी कि यहाँ पे डोनर एटम रहने वाले हैं 4। ये हमारे पास है, तो यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, यानी कि दोनों पाई बॉन्ड से कितने एटम अटैच हैं 4, तो ये हो जाएगा eta4 का एग्जाम्पल। ये देखो यहाँ से ये भी क्या कर रहा है 4 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, दोनों पाई बॉन्ड कितने एटम से अटैच हैं 4 एटम से अटैच हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा eta4 का एग्जाम्पल होगा ये भी। नेक्स्ट हम बात करें ये भी क्या कर रहा है 4 1 2 3 4 एटम से अटैच है, 4 एटम यहाँ पे क्या है डोनर है, तो क्या हो जाएगा ये भी eta4 होगा, टेट्राहेप्टो का एग्जाम्पल होगा। ये वाला होगा, ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है, कितने एटम है डोनर एटम 4 डोनर एटम है, तो ये भी eta4 का एग्जाम्पल होगा। तो ये है टेट्राहेप्टो के एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंटाहेप्टो। पेंटाहेप्टो को रिप्रेजेंट करेंगे
ईटा 5 से। एक और देखो, कोई एक ही एग्जाम्पल है, कोई एक ही एग्जाम्पल ले ले हम, वो एक ही एग्जाम्पल ईटा 1 को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ईटा 3 को भी कर सकता है, ईटा 5 को भी कर सकता है। तो ये हम कैसे करेंगे, इस एग्जाम्पल में देख लो। मान लीजिए ये हमारे पास है 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे यदि मेटल लगी है तो यहाँ पे जो डोनर एटम है वो सिर्फ एक ही है, ये वाला कार्बन, ये सिर्फ एक ही कार्बन एटम है जो डोनर एटम होगा, इसे हम कहेंगे ईटा 1। यानी कि कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो अपनी हेप्टेसिटी को चेंज करते रहेंगे, ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो अपनी हेप्टेसिटी को चेंज करते रहेंगे, ये है ईटा 1। ये बात करें हम यहाँ पे, ये क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 डोनर एटम होंगे तो ये होगा ईटा 3। नेक्स्ट हो सकता हमारे पास सारे के सारे ही डोनर हो इस टाइप से, तो ये होगा ईटा 5। ये ईटा 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? यानी कि किसी एक ही कंपाउंड में हेप्टेसिटी डिफरेंट हो सकती है, हेप्टेसिटी डिफरेंट हो सकती है। तो इस टाइप से यदि आपको रिप्रेजेंटेशन दिखे तो आप बता देंगे क्या होगा, ठीक है, ईटा 1, ईटा 3, ईटा 5। नेक्स्ट हम बात करें इसके और एग्जाम्पल की। ये देखो, यहाँ पे 7 मेंबर की रिंग है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 डोनर एटम होंगे। ये वाले डोनर एटम यहाँ पे नहीं रहने वाले, ये अलग है, डिफरेंट है। ये 5 एटम यहाँ पे डोनर रहने वाले हैं, तो ये भी होगा ईटा 5। तो ये हमने बात की है पेंटाहेप्टो रीजन की बात की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेक्साहेप्टो रीजन ईटा 6। बेंजीन, ये हमारे पास बेंजीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेंजीन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सारे के सारे ही कार्बन एटम डोनर एटम होंगे। कितने टोटल? 6 है, 6 के 6 यहाँ पे डोनर एटम है, तो ये होगा ईटा 6। क्लियर यहाँ तक सबको? सेप्टेहेप्टो ईटा 7। ये देखो यहाँ पे ये 7 मेंबर की रिंग है। यदि सारे के सारे ही डोनर एटम होंगे तो इस टाइप से होंगे, जिसे हम ईटा 7 कहेंगे। हेप्टेसिटी डिफरेंट हो सकती है, एक के साथ ही है ऐसे, ये हो जाएगा ईटा 1, एक ही कार्बन एटम के साथ ही। यदि इनके साथ है 3 के साथ, तो ये हो जाएगा ईटा 3। यदि 5 के साथ है तो ये हो जाएगा ईटा 5, और ये हो गया ईटा 7। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे कि यहाँ पे हमने हेप्टेसिटी कैसे बताई है डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ये तो बात थी हेप्टेसिटी की। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज हम कैसे बताएंगे? देखो, फॉर्मल चार्ज कैसे बताते हैं कि जो डोनर एटम है वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, या फिर वहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, किस टाइप का दे रहा है, कितना दे रहा है। जैसे कि हमारे पास मेटल के साथ लगा है कोई CH3, एल्काइल ग्रुप लगा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एल्काइल ग्रुप होंगे, ऑल एल्काइल ग्रुप हैव फॉर्मल चार्ज -1। जितने भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे,
जितने भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, यानी कि मेटल के साथ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वहां पे फॉर्मल चार्ज रहने वाला है -1। -1 क्यों रहेगा वो और देख लो। यहाँ पे बॉन्डिंग है मेटल और कार्बन के बीच में, और हमें पता है वैसे तो यदि हम इन मेटल्स को छोड़ के किसी और के साथ बात करें, जैसे कि कार्बन की नाइट्रोजन के साथ देखें, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ देखें, फ्लोरीन के साथ देखें, क्लोरीन के साथ, इन सब के हम साथ देखते हैं, तो यहाँ से कार्बन क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इन सब के कंपैरिजन में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो कार्बन पे हमेशा क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव उधर आएगा जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होगा, तो बाकी ये वाले सारे क्या होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। बट यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ कोई मेटल लगी है, कार्बन के साथ कोई मेटल लगी है, और मेटल हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी कार्बन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मेटल के कंपैरिजन में, तो कार्बन पे क्या आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन पे नेगेटिव आएगा, मेटल पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जब भी आप लोगों ने देखा होगा कोई भी मेटल, वो आपको कैटायन की फॉर्म में दिखती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, मेटल कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पे मेटल के साथ लगे होंगे, सारे के सारे फॉर्मल चार्ज -1 देंगे, यानी कि उनकी कार्बन हमारा क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, कार्बन की तरफ। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, वो एल्काइल ग्रुप होंगे, यहाँ पे -1 फॉर्मल चार्ज देंगे। तो इसके कुछ एक्सेप्शन केस हैं, वो कौन से होंगे वो देख लो। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्लियर, मेटल है, मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन है, क्या होगा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पे हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे तो ये वाला कार्बन है, मेटल, हमें पता है कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या देगा वो, फॉर्मल चार्ज -1 देगा। हम सोच के क्या जाएंगे कि ये देगा -1, ठीक है, यही मानेंगे हम। यहाँ पे फॉर्मल जो चार्ज होगा -1 होगा, बट यहाँ पे एक्चुअल में फिर हमें कैसे दिखेगा, ये आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो ये है पाई बॉन्ड के, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, नेगेटिव चार्ज के। टोटल हुआ है हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है एंटी एरोमेटिक को, कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, और एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर हाईली अनस्टेबल होंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मल चार्ज -1 होने के बजाय यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक्सेप्शन केस के बारे में हम बात करें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे है 2 पाई इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है एरोमेटिक कंपाउंड को। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कोई भी कंपाउंड चाहेगा कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ना होके पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो किधर जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। यदि वो नेगेटिव चार्ज देगा यहाँ पे, तो किधर जाएगा, वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं चाहता कि वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए। देखो, यदि यहाँ पे हमने जब तक चार्ज नहीं दिखाया था, फॉर्मल चार्ज नहीं दिखाया था, तब तक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, मेटल लगी हुई है। तो ये जो कार्बन होगा यहाँ पे sp3, यदि हम यहाँ पे चार्ज ना दिखाएं, जैसा है वैसा ही रखें, तो sp3 होगा, और sp3 हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो इसमें हम चार्ज दिखाएंगे, तो अब हमारे पास क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, उसके बाद होगा नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल या फिर कहीं हाईली अनस्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक। अब हमारे पास है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, हम नॉन एरोमेटिक से क्या चाहेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो हम इधर जाएंगे ना कि इधर, ठीक है। तो ये हमारा किधर जाएंगे, हम एरोमेटिक कैरेक्टर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज +1 हो जाएगा, ना कि -1। इन जनरल तो फॉर्मल चार्ज की यदि बात करें कि एल्काइल हमारे पास ग्रुप लगे हुए हैं कहीं पे मेटल के साथ है, तो इन जनरल वहां पे फॉर्मल चार्ज -1 होगा।
बट जहाँ पे एरोमेटिसिटी की बात आ जाएगी तो वहाँ पे +1 हो सकता है यदि हमें एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है। तो यदि एरोमेटिक कंपाउंड नहीं मिल रहा तो फिर हम +1 चार्ज नहीं लेके आएंगे, फिर -1 ही आएगा। क्लियर? अब ये देखो यहाँ पे क्या है, मेटल लगी हुई है, ठीक है। अब हमें इसका फॉर्मल चार्ज बताना। फॉर्मल चार्ज इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, दोनों केस देख लेंगे हम। यदि मेटल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यदि कार्बन की तरफ होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यही होंगे। अब यहाँ पे देखो 1 और 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, 2 4 6, यहाँ पे होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि अनस्टेबल, और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एरोमेटिक। यदि कोई 4 के टेबल में हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होंगे। ये हमारे पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये वाला स्टेबल है। फॉर्मल चार्ज यहाँ पे होगा -1। तो फॉर्मल चार्ज वैसे तो एल्काइल ग्रुप का -1 ही रहेगा, बट कुछ कुछ केस में यदि एरोमेटिसिटी हमें चेक करनी होगी तो वहाँ पे +1 भी हो सकता है। इसके अलावा यदि हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड, इनके थ्रू यदि डायरेक्टली कोई मेटल एटम अटैच है, यदि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ, पाई बॉन्ड के साथ, सिग्मा बॉन्ड के साथ डायरेक्टली यदि अटैच है तो वहां पे फॉर्मल चार्ज 0 होगा। फॉर्मल चार्ज 0 होगा, जैसे कि ये हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मेटल हमारे पास किससे अटैच है, पाई बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। पाई बॉन्ड से अटैच है तो यदि हमें इसका फॉर्मल चार्ज बताना हो तो वो होगा 0 फॉर्मल चार्ज होगा। ये बेंजीन है, डायरेक्टली अटैच है इससे, तो यहाँ पे भी फॉर्मल चार्ज 0 होगा। मेटल है, अब यहाँ पे NH3, यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल को, तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा फॉर्मल चार्ज हमें कैसे देखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रॉन काउंट इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन काउंट इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो अभी हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसके हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं पूरे कंपाउंड के, कि वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि वो 18 इलेक्ट्रॉन है, यदि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, देखो 18 अच्छा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एक बार इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि 18 है कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे। वो देखो इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे, तो इसके 2 मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड होगा न्यूट्रल मेथड, एंड सेकंड होगा हमारे पास आयोनिक मेथड। न्यूट्रल मेथड एंड आयोनिक मेथड, जब हमारे पास कोई कंपाउंड होगा और वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं कि ये वाला हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो उसके 2 मेथड हो सकते हैं, न्यूट्रल मेथड हो सकता है और आयोनिक मेथड हो सकता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल मेथड होगा उसे हम कहेंगे कोवेलेंट मेथड, और आयोनिक मेथड होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन मेथड। न्यूट्रल मेथड को हम कहेंगे कोवेलेंट मेथड और आयोनिक मेथड को ही हम कहेंगे ऑक्सीडेशन मेथड। एग्जाम्पल देखेंगे, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको दोनों मेथड ही याद रखने हैं, न्यूट्रल मेथड और आयोनिक मेथड। यदि किसी एक मेथड से इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे आप तो आप उसको याद रखो, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए हमारे पास है
X कोई भी हैलाइड ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, Cl, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो हमारे पास है M और X, मेटल है ये हमारे पास, दोनों यहाँ पे एक एक बॉन्ड्स एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं। यदि यहाँ पे हम होमोलिटिक क्लीवेज करवाएं, होमोलिटिक क्लीवेज करवाएं, होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मेटल के पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा और हैलाइड के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा। मेटल को क्या करेंगे, मेटल को तो डोनेट करते हैं हम, ठीक है, कौन डोनेट करेगा, ये अपने डोनेट करेगा। होमोलिटिक क्लीवेज से देखेंगे तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये करेगा एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट। यदि हम बात करें हिट्रोलिटिक, हिट्रोलिटिक के क्लीवेज, हिट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है यहाँ पे अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, उधर हम क्या दिखाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट उधर ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे हैलाइड हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मूवमेंट होगी ये, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट तो हैलाइड ही करेगा। अब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे अब क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, हमारे हैलाइड की तरफ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर देंगे, तो ये क्या करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक बार फिर से देख लो, हमारे पास एक एग्जांपल है M और X, M और X, M यहाँ पे मेटल है, X हमने मान लिया कोई भी हैलाइड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन ने, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन ने मिलके यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। 2 टाइप से यहाँ पे क्लीवेज करवा सकते हैं, होमोलिटिक और हिट्रोलिटिक। होमोलिटिक यानी कि सेम, यानी कि दोनों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ पे। अब इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को तो डोनेट करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या तो यहाँ पे काउंट करेंगे हम कि यहाँ पे MX में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे। यहाँ पे हिट्रोलिटिक क्लीवेज देखेंगे तो यहाँ पे X यानी कि हैलाइड होगा, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसकी साइड, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ही होंगे, तो अब वो इलेक्ट्रॉन 2 डोनेट करेगा। तो ये कितने डोनेट करा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो काउंट करेंगे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए। तो ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। होमोलिटिक क्लीवेज जो हमने दिखाया है ये होगा न्यूट्रल मेथड को रिप्रेजेंट करेगा, ये न्यूट्रल मेथड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आयोनिक मेथड को रिप्रेजेंट करेगा, ये आयोनिक मेथड को रिप्रेजेंट करेगा। आप किसी भी एक मेथड से कोई भी एग्जांपल को आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका और एग्जांपल देखें हम, M और H, M और H, यहाँ पे वही एक ही इलेक्ट्रॉन है। यदि आप न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, आयोनिक की बात करेंगे तो आयोनिक में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें MCO, ये हमारे पास है CO कार्बोनिल, MCO। अब यहाँ पे न्यूट्रल से देखो चाहे आप आयोनिक से देखो, चाहे आप न्यूट्रल मेथड से देखो चाहे आप आयोनिक मेथड से देखो, कार्बोनिल में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, कार्बन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और ये अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा। अब वो चाहे न्यूट्रल से देखे आप चाहे आयोनिक मेथड से देखे, डोनेट कौन कर रहा है, दोनों के दोनों इसके ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप के ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे दोनों ही न्यूट्रल में भी 2 इलेक्ट्रॉन और आयोनिक में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब एक इसका एक सिंपल सी ट्रिक है, जब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, वैसे तो देखो न्यूट्रल मेथड से और आयोनिक मेथड से एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मेनली डिफरेंस रहता है यहाँ पे करने में। देखो यहाँ से देखा हमने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा न्यूट्रल से, आयोनिक में कितने करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, दोनों ही 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा वहां पे सबसे पहले आप फॉर्मल चार्ज चेक कर लेना। जैसे आप फॉर्मल चार्ज चेक करेंगे, यदि फॉर्मल चार्ज जिस भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का 0 होगा, यदि फॉर्मल चार्ज 0 दिखा आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, तो वहां पे न्यूट्रल मेथड से भी और आयोनिक मेथड से सेम इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, सेम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे
सबसे पहले यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा बार बार कि कहाँ पे न्यूट्रल ज़्यादा होगा, कहाँ पे सेम होंगे न्यूट्रल और आयोनिक मेथड से, तो आपको करना क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसका फॉर्मल चार्ज चेक करना है। यदि फॉर्मल चार्ज वहाँ पे 0 है तो वहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल मेथड से भी और आयोनिक मेथड से, दोनों मेथड से ही इलेक्ट्रॉन सेम दिखेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो हमारे पास से सेम इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है, तो वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जहाँ पे फॉर्मल चार्ज 0 है। फॉर्मल चार्ज 0 यानी कि न्यूट्रल और आयोनिक दोनों मेथड से ही सेम इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे यहाँ पे। यदि फॉर्मल चार्ज 0 नहीं है, उसके अलावा चाहे कुछ भी हो, प्लस माइनस 1 2 कुछ भी हो, वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास ये डिफरेंट दिखेंगे। न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन काउंट अलग होंगे और आयोनिक मेथड से अलग काउंट होंगे। क्लियर है, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये कैसे करने हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था जैसे कि ये CO कार्बन के पास लोन पेयर ही अपने लोन पेयर डोनेट करता, तो हमने क्या कहा था, मेटल और कार्बोनिल, कार्बोनिल के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मल चार्ज चेक करना। फॉर्मल चार्ज क्या होगा, कोई भी लोन पेयर हो जो डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ पे डोनेट हो रहे हैं, पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं या फिर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, तो वहां पे फॉर्मल चार्ज 0 होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में है इलेक्ट्रॉन, तो डोनेट करें यहाँ पे, फॉर्मल चार्ज 0 होगा। फॉर्मल चार्ज 0 होगा तो न्यूट्रल और आयोनिक मेथड दोनों से ही इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 हैं इसलिए। क्लियर है, तो ये हमने क्या है, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑर्गेनोमेटेलिक के कंपाउंड में। अब हम बात करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स की। अच्छा, इसके थोड़े एग्जांपल और देख लो इलेक्ट्रॉन काउंट की। देखो ये हमारे पास है एक कंपाउंड, ये वाला। यदि हमसे पूछ ले कि यहाँ पे न्यूट्रल मेथड से और आयोनिक मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हो रहे हैं, ये तो लेगा, ठीक है, मेटल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मेटल को तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, यदि हम न्यूट्रल मेथड से देखें तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे इन 3 कार्बन एटम की वजह से। बट आयोनिक की हम बात करेंगे, आयोनिक की हम बात करेंगे तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव किधर होगा, कार्बन की तरफ, यही तो होगा नहीं ये वाला, मान लीजिए ये है, ये आ गया इधर, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिसिटी होगा, एरोमेटिक यानी कि क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और यानी कि 2 पहले से ही यहाँ से जाएंगे, कितना हो जाएगा टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे -1 है, इसकी वजह से न्यूट्रल और आयोनिक मेथड से इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे डिफरेंट हुआ। यदि फॉर्मल चार्ज 0 होता तो यहाँ पे सेम हो जाता। क्लियर है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ दी ये हमने ले लिया यहाँ से, ये है, चलो इससे भी ले लिया हमने, तीनों ही से पाई बॉन्ड से ले लिया। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, हमें न्यूट्रल और आयोनिक से चेक करने हैं। सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे। फॉर्मल चार्ज कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली पाई बॉन्ड से आ रहे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली पाई बॉन्ड से आ रहे हैं तो फॉर्मल चार्ज वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज होगा 0। फॉर्मल चार्ज होगा तो अब यहाँ दोनों मेथड से ही, न्यूट्रल से भी और आयोनिक मेथड से सेम इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, कितने होंगे, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन काउंट किए हैं। अब हम बात करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में। 6th टॉपिक होगा हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल यानी कि कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा हमारे पास, वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं कि वहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम। और वहां पे यदि हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल मिल रहे हैं तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इसके बाद देखो, ये तो हम देख लेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने हैं, कैसे किसी भी कंपाउंड में हम देखेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कहा, स्टेबल है, बट उसके अलावा कुछ ऐसे भी कंपाउंड होंगे, मेनली हमारे स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्स।
जो हमारे स्क्वायर प्लेनर वाले कंपाउंड होंगे वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसमें 16 इलेक्ट्रॉन होंगे जब वहां पे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो, बट वो भी स्टेबल हैं, वो भी हमारे पास क्या होंगे, स्टेबल होंगे। उसके अलावा बात करें, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होंगे जहां पे ना तो 16 इलेक्ट्रॉन है ना ही 18 इलेक्ट्रॉन है, उनसे भी कम इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है। 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट वो भी हमारे पास स्टेबल कंपाउंड होंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो ये नहीं है कि हर एक कंपाउंड में 18 इलेक्ट्रॉन रूल दिखे तभी वो स्टेबल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम कंपाउंड ऐसे होंगे जहां पे हम 18 इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, जहां पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल होगा वो स्टेबल होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देंगे, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड हमारे स्टेबल होंगे। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे मेनली हमारे ग्रुप 9 और ग्रुप 10 के जो एलिमेंट होंगे, जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे भी कंपाउंड होंगे जो हमारे 3rd, 4th, 5th और 6th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। मेनली 3rd, 4th, 5th और 6th ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे, मेटल होंगे, वो जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो हमारे ना तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे ना 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, वो उससे भी कम इलेक्ट्रॉन देंगे। वो 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो 12 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बट वो भी हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देंगे, स्टेबल कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे अब कुछ कंपाउंड की हमसे इलेक्ट्रॉन काउंट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे वो कैसे करेंगे, देखो कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा तो वहां पे ट्रांजिशन मेटल होगी, ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल होगी यहाँ पे, उसके हमें वैलेंस, देखो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल में जो यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा मेनली ट्रांजिशन मेटल ही प्रेजेंट होंगी। वो तो हमने देखा था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारी जो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन दे रहे हैं वो मेटल हमारी sp ब्लॉक की भी हो सकती है, डी की भी हो सकती है, f की भी। बट जब हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल की हम बात करने वाले हैं, उसके अलावा कोई और मेटल यहाँ पे हम यूज नहीं करने वाले हैं। तो ट्रांजिशन मेटल की बात करेंगे यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल में। ट्रांजिशन मेटल जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमें काउंट करना है। उसके बाद जो वहां पे ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल के साथ कितने यहाँ पे लीजेंड लगे हुए हैं, उन लीजेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, डोनेटेड बाय लीजेंड, उनको हमें काउंट करने हैं, ठीक है। उन सभी का सम यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। अदरवाइज वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेबल नहीं होगा। बात इतनी है, यदि वो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, यदि 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा। ये बिल्कुल नहीं है कि वो अनस्टेबल होगा। यहाँ तक क्लियर है। हमें करना है यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, वहां पे जो ट्रांजिशन मेटल होगी उस मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें चेक करने हैं। उसके बाद जो वहां पे लीजेंड होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो हमें काउंट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजन होगा, जो न्यूट्रल मेथड अप्लाई करेंगे आयोनिक, तो दोनों मेथड्स यहाँ पे दिखा देंगे। आपको न्यूट्रल मेथड ज्यादा अप्लाई करना है, आयोनिक करेंगे आंसर वही आएगा, चाहे आप न्यूट्रल पे चले जाए चाहे आप आयोनिक पे चले जाए। क्लियर? तो आप न्यूट्रल से करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है ईटा 5C5H5 होल ट्वाइस Fe, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है फेरोसिन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का, ये होगा फेरोसिन का स्ट्रक्चर। अब यहां से हम सबसे पहले न्यूट्रल मेथड की बात करेंगे। न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे पहले हमारे पास मेटल है आयरन। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे 3d6 4s2 ये होगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6 और 2 8। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल की बात करें तो मेटल भी न्यूट्रल होगी ना।
जब हम न्यूट्रल मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मेटल भी न्यूट्रल होगी। जब आयोनिक की बात करेंगे तो मेटल पे भी क्या होगा, चार्ज होगा। तो हम पहले न्यूट्रल मेथड की बात करें, इलेक्ट्रॉन काउंट करने हमें, तो सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 और 2 8, ठीक है। अब इनकी बात करेंगे जो साथ में लीजेंड लगे हुए हैं, जो कि क्या है हमारे पास है 20 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है 20। ये तो इसका कॉमन नेम है फेरोसिन। यदि इसका IUPAC नेम हमसे पूछ लिया जाए तो वो होगा 20 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन 2, ठीक है। ये होगा इसका IUPAC नेम। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। न्यूट्रल मेथड से हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। और ये भी कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। हमने बताया था यदि ये है हमारे पास तो कितने होगा, एक ही एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसे हमने ईटा 1 से रिप्रेजेंट किया था। 1 क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि एक ही डोनर एटम है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। यहाँ पे क्या है, ईटा 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक। ये 5 करेगा तो 5 ये भी करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10, 5 ये देगा 5 ये देगा 10, और 8 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। टोटल होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं यहाँ पे, 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। ये तो हमने बात की है न्यूट्रल मेथड की। अब हम बात करेंगे आयोनिक मेथड की। आयोनिक मेथड की, आयोनिक मेथड का मतलब क्या होगा, देखो आयोनिक का मतलब होगा वहां पे आयन होगा, चार्ज होगा। अब यहाँ पे हम बात करें कि चार्ज किधर होगा, तो ये तो मेटल है, ये हमारे पास क्या है, कार्बन है। इधर भी क्या है, ये कार्बन है। मेटल और कार्बन में से कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कार्बन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इतना तो हमें पता है। साथ में एक रूल और देखा था यहाँ पे, यदि एरोमेटिसिटी नहीं है, यदि एरोमेटिसिटी हमें चेक नहीं करनी, तो उसके अलावा कोई भी एल्काइल ग्रुप लगाओ, फॉर्मल चार्ज -1 होगा। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया था, साइक्लोपेंटाडाइनाइल में हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल चार्ज -1 होगा। यदि इस पे -1 है फॉर्मल चार्ज, क्योंकि वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज -1 है, इधर भी तो फॉर्मल चार्ज -1 होगा। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज -1 है, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज -1 है। मेटल पे क्या आएगा, +2 आएगा। -1 इधर है, -1 इधर है, यहाँ पे टोटल कितना आएगा, +1 इसकी वजह से, +1 इसकी वजह से। मेटल पे टोटल चार्ज आएगा +2। अब यहाँ पे देखो, मेटल +2 की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 3d6 4s2। अब +2 इसकी हम बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट होके हमें मिलेगा 3d6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 प्लस। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन तो ये दे रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन और गए यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा था न्यूट्रल मेथड की वजह से, बट आयोनिक मेथड की वजह से यहाँ पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज। टोटल कितने हो जाएंगे अब 6, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आए हैं आयोनिक मेथड से। तो 6 और +6, 6 कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ से आप देखो, चाहे आप न्यूट्रल मेथड लगाओ चाहे आप आयोनिक मेथड लगाओ, आंसर तो वही आएगा, ठीक है, आंसर वही आएगा। तो किसी एक मेथड को आप देख लो जो आपको इजी लगे, जो भी आपको अच्छे से समझ आया कि न्यूट्रल मेथड से कर लेंगे हम हमारा आंसर निकाल लेंगे, तो आप न्यूट्रल मेथड को पकड़ लो। आयोनिक को करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। यदि आयोनिक मेथड से आप कर सकते हैं तो न्यूट्रल को छोड़ दो, बाकी आपके लिए न्यूट्रल मेथड ज़्यादा ईजी रहेगा आयोनिक के कंपेरिजन में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने हैं। तो ये हमने बात की है 18 इलेक्ट्रॉन की। इसके एग्जाम्पल और करके देख लेंगे हम। सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें, यदि 𝜂5 C5H5 आयरन CO2Cl,
ये हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है। तो कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं मेटल के, और मेटल यहाँ पे है आयरन। तो यहाँ पे अब हम न्यूट्रल मेथड को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ से न्यूट्रल मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को कि टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल की बात करेंगे, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 4s2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुए 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो हमने चेक कर लिया, अब हम बात करेंगे इसके साथ लीजेंड कितने लगे हुए और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। मेटल का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना है और लीजेंड का कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। ये है कार्बोनिल है और क्लोरीन है। ईटा 5C5H5 कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये, 5 इलेक्ट्रॉन देगा। न्यूट्रल की बात करें 5, यदि हम जाए आयोनिक पे तो ये देगा 6। क्लोरीन कितना देगा, -1 देगा। क्लोरीन देगा यहाँ पे -1। और ये है कार्बोनिल, कार्बोनिल कितना देता है 2। कार्बोनिल कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जितने भी हमारे पास लीजेंड हैं जो लोन पेयर से लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर पाई बॉन्ड्स के साथ हैं, तो वो हमें देंगे, फिर सिग्मा बॉन्ड से डायरेक्टली दे रहे, वो हमें देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे एक कार्बोनिल 2 करेगा तो 2 कार्बोनिल कितने करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो टोटल कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तो ये है 5 ये देगा, एक क्लोरीन देगा और 4 ये देगा। टोटल हो जाएंगे 13, 14 और 4 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। इसमें कंपाउंड में हमें एक बार आयोनिक मेथड और बता दिया आपको, और अच्छे से समझ आ जाएंगे दोनों मेथड। ये तो न्यूट्रल की बात की थी। आयोनिक की हम बात करें तो आयोनिक कैसे देखेंगे हम, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। यदि हम देखो आयरन है, आयरन के साथ यहाँ पे हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइइनाइल इस टाइप से, क्योंकि ईटा 5 है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं। यहाँ पे Cl है, CO है और ये भी क्या है, CO है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। कितने होंगे यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन देगा। आयोनिक मेथड से कितने देगा, 6। न्यूट्रल से देगा ये 5, पर आयोनिक से देगा 6, ठीक है। अब ये क्लोरीन, क्लोरीन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, तो ये भी इधर जाएंगे। तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये न्यूट्रल है, ये कैसे है, न्यूट्रल लीजेंड है, ये आयोनिक नहीं है, बट ये भी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, भी 2 इलेक्ट्रॉन। चाहे ये न्यूट्रल हो चाहे कैसे आयोनिक में हो, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेंगे। अब यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मेटल पे यहाँ पे +1 इसकी वजह से और +1 इसकी वजह से +2 चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3d6 में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये होंगे आयरन की वजह से, 6 इलेक्ट्रॉन साइक्लोपेंटाडाइनाइल की वजह से, क्लोरीन की वजह से 2 और कार्बोनिल की वजह से टोटल होंगे हमारे पास है 4। 6 6 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, न्यूट्रल मेथड हो चाहे आयोनिक मेथड हो, आंसर हमारा सेम होगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है। अब सारे के सारे ही कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो करें, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते, 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे। वो होंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 या फिर dsp2 और sp2d, dsp2 और sp2d। यहाँ पे हायर एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल की वजह से, हायर एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है। हायर एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये वाली कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी और यहाँ पे आपको 16 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, वो भी क्या होंगे, स्टेबल होंगे। क्लियर है, ठीक है। और मेनली यहाँ पे जो हमारा ग्रुप 9th और 10th होगा, 9th और 10th ग्रुप के जो एलिमेंट लगे होंगे, ठीक है,
जो हमारे ट्रांजिशन मेटल, देखो ये तो हमने बता दिया था 18 इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो रूल हम देखेंगे ट्रांजिशन मेटल में। ट्रांजिशन मेटल में ग्रुप 9 और ग्रुप 10 के जो मेटल लगे होंगे वे मेनली हमारे पास स्क्वायर प्लेनर के होंगे, और वो हमें कौन सी देती हैं, वो हमें ये वाली कॉन्फ़िगरेशन देती है, वहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ बेटा, तो ये है 16 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बैकरमन फीकोनी कुंजन, ये होंगे 9th और 10th ग्रुप के एलिमेंट। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे। ये थे हमारे पास 9th और 10th के ग्रुप, हम 9th 10th ग्रुप के एलिमेंट जो 16 इलेक्ट्रॉन देंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही 16 देंगे, 16 देंगे जब वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देंगे। ये 18 इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर सकते हैं, बट इनके पास ये भी पॉसिबिलिटी कि वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल दिखाएं, वो क्या होंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमें वहाँ से मिलेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन के भी होंगे, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे निकेल है, CO का 4 है। ठीक है, कार्बोनिल हमने कितने लिए हैं, 4 लिए, तो यहाँ पे ये 18 इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा। अब यदि हम ले लें यहाँ से निकेल CO2 Cl2, तो यहाँ पे ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनस्टेबल है, ये भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। एक बार देख लें हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे। यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो, निकेल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3d8 4s2, टोटल होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे, अब आयोनिक मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे कार्बोनिल चाहे न्यूट्रल हो चाहे आयोनिक हो, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। टोटल कितने हैं, 4, 2 × 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे। 10 और 8 कितने हो गए, 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है ये। यहाँ से हम बात करें, निकेल के पास वही 10 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनिल 2 है, एक कितना देता, 2, 2 कितने देंगे, 4 ये हो गए। क्लोरीन कितना देता है, न्यूट्रल की बात करें तो क्लोरीन कितना देगा, 1, 2 है तो कितने देंगे, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ये दे देगा। तो ये कुछ इस टाइप से हमारे पास हैं कुछ कॉम्प्लेक्स जो 18 इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं, 16 भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाले ये हमारे पास है एलिमेंट्स, 3rd 4th 5th और 6th, 3rd 4th 5th और 6th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास ना तो 16 ना ही 18। अब ये नहीं है कि देंगे ही नहीं, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे 16 18 ना दे के इनसे कम के, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इस टाइप से। यहाँ पे देखो CH3 ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारे पास, मेटल हमने ले लिया यहाँ पे टंगस्टन, और ये हमारे पास क्या है, कार्बन। टंगस्टन और कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे टंगस्टन होगा, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, किस फैमिली का है, इसका। ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 होंगे, तो यहाँ पे कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसी फैमिली का है, क्रोल मोल वाले इसी फैमिली का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 हुए। CH3 एल्काइल का हमने क्या बताया था, क्या होता है, -1, तो एक देगा, तो ये कितना है, टोटल 6 है, कितने देगा, 6, कितने हुई ये, 12 इलेक्ट्रॉन। ना तो ये 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा, ना ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, बट ये क्या है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल कंपाउंड है। देखो सबसे पहले हम बात करें 18 इलेक्ट्रॉन रूल की, उनकी वो बात करते हैं क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाले की, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। बट ऐसा नहीं है कि हर कंपाउंड में ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगे, जहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल ना लगे तो वो स्टेबल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन दिखे आपको, वो भी हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ, वहाँ पे हमारे पास कुछ कंपाउंड होंगे जो 18 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, ठीक है, और उसी मेटल से हमारे कुछ कंपाउंड ऐसे भी बनेंगे जो 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे। जो स्टार्टिंग वाले हमारे पास ग्रुप हैं 3rd 4th 5th 6th, ये वाले जो ग्रुप होंगे, इनके साथ जो मेटल होंगे वो किसी भी
हमारे कार्बन के साथ या फिर कोई भी ग्रुप है उसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया। अब वहां पे जरूरी नहीं है कि वो 16 इलेक्ट्रॉन लगाए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे, वो उनसे कम के दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिले हमें 12 इलेक्ट्रॉन, तो फिर भी ये क्या है, हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो 18 इलेक्ट्रॉन को हमें ये पूछ लेंगे एग्जाम में कोई कॉम्प्लेक्स देके, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। स्टेबल और अनस्टेबल की बात वो नहीं करेंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने आने चाहिए। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो स्टेबिलिटी पूछेंगे, अनस्टेबिलिटी पूछेंगे। आपको इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, वो आपको आने चाहिए। और याद रखना कि न्यूट्रल मेथड आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, तो आपको न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन को काउंट करने हैं, आयोनिक मेथड लगा के वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छा लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।